1962 के युद्ध में चीनी सेना के हाथों भारतीय सेना को मिली जबरदस्त शिकस्त के बाद पाकिस्तान का हौसला इतना बढ़ गया था कि उसने सोचा 2 चरणों में सैनिक हमले करके कश्मीर को भारत से छीन लें। और तब पाकिस्तानी नेता अयूब खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऑपरेशन जिब्राल्टर का ऐलान कर दिया, जिसके तहत वो कश्मीर घाटी में अपनी सेना और कुछ किराए के सैनिकों का इस्तेमाल करके वहां उथल पुथल मचाना चाहते थे। और जब कश्मीर घाटी सुलगने लगती तब शुरू होता उनका दूसरा चरण, जिसमें पाकिस्तान के थल सैनिक पंजाब की सरहद पर जबरदस्त हमला करने वाले थे, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम में। ये तब की बात है जब थोड़े कमजोर पड़ चुके 4 ग्रेनेडियर्स के जवानों को असल उत्तर गांव में पाकिस्तानी तोपखानों का मुकाबला करने भेज दिया गया था। और टेल्स ऑफ वैलर के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन जांबाजों की दिलेरी, सच्ची लगन और उनकी हिम्मत की। 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की अपनी घिनौनी योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया। एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने रक्षा मंत्री श्री वाई चौहान के कहने पर भारतीय सेना को खुली छूट दे दी और कहा, पाकिस्तान जहां भी जब भी मुकाबला करना चाहे उसे वहीं सबक सिखाया जाए। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। पाकिस्तान बहुत जोश में था क्योंकि उसे अमेरिका से पैटर्न टैंक्स की 10 रेजिमेंट्स मिल गई थी और उसे लग रहा था कि वो उनकी बदौलत भारत पर हावी हो जाएगा, क्योंकि भारत के पास सेंचुरियन टैंक्स की सिर्फ 3 रेजिमेंट्स के अलावा पुरानी शर्मन टैंक्स ही थी। पाकिस्तान को नई आधुनिक पैटर्न टैंक्स अमेरिका से मिल गई थी और उसे लग रहा था कि वो उनसे हमारे सेंचुरियन टैंक्स को ध्वस्त कर देगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि असली काम करती है ट्रेनिंग, कमाल तो होता है मशीन चलाने वालों का। भारत पाकिस्तान से एक कदम आगे था और फैसला कर चुका था कि वो पाकिस्तान को चमजूरिया सेक्टर में उसके हमले का जवाब देगा और उसे रोकने के लिए पंजाब में भी एक नया मोर्चा खुलेगा। हमने उस मेजर के बारे में सुना था, वो क्वेटा में मौजूद स्टाफ कॉलेज में अव्वल आया था जो पाकिस्तान में। वो बंगाल का रहने वाला था और एक बेहतरीन इन्फेंट्री बटालियन में पोस्टेड था पाकिस्तान में। वो एक गश्ती दल लेकर बारूदी सुरंगों की गहराइयों का अंदाजा लगाने गया। बारूदी सुरंगों में जमीन के नीचे विस्फोटक लगाए जाते हैं और वो एंटी टैंक और एंटी पर्सनल होती हैं। बारूदी सुरंगों के साइज, शेप और गहराई का अंदाजा लगाने के लिए उनके बीच जाना पड़ता है। वहां जाकर देखते हैं कि बारूदी सुरंगें कहाँ लगी हैं। बिना लाइट के पता लगाया जाता है कि उन्हें कैसे लगाया गया था। वहीं उसका एक पैर एक ट्रिप वायर में फंसा और उसका एक पैर उड़ गया, वो नीचे गिर गया बारूद से भरी जगह पर। 2-3 घायल जवान वहीं पड़े थे और करहा रहे थे। हमने उन्हें उठाया और अपने पास ले आए। उसने बताया कि पाकिस्तान की योजना है कि वो हमें भुज और कश्मीर की तरफ आकर्षित करेगा, लेकिन असली हमला पंजाब से होने वाला है। हमने भी इसका अंदाजा लगाया था, हम अनाड़ी नहीं थे, हमें ये बात पता थी, अब साबित भी हो गया था। इसके बाद भारत ने लाहौर और सियालकोट सेक्टर में जोरदार हमला बोल दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता बच गया था, अपनी फौज को लाहौर की हिफाजत के लिए भेजना। पाकिस्तान अपने अहम शहरों की हिफाजत के लिए लड़ते लड़ते कसूर एक्सिस के रास्ते भारत के पंजाब में हेमकरण की तरफ बढ़ा। इस क्षेत्र में भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी 4 माउंटेन डिवीजन को, जिसके पास करीब 3.5 बटालियन के बराबर के इन्फेंट्री जवान थे और आधी डिवीजन को कहीं और भेजा गया था। इस डिवीजन में तब 4 ग्रेनेडियर्स, 18 राजस्थान राइफल्स, 9 जैक राइफल्स और 19 गोरखा राइफल्स थीं। मगर 19 गोरखा राइफल्स की 2 कंपनीज के अलावा 3 कैवलियर और 9 हॉर्स नहीं थी। 4 ग्रेनेडियर्स एक नया इतिहास रचने जा रही थी। 4 तारीख को हमें हुक्म मिला कि हमें आगे पाकिस्तान बॉर्डर पर जाना है और इछुगल नहर जो उनकी है, उस इछुगल नहर जो है हमारा ऑब्जेक्टिव दिया गया। 5 की सुबह हम जिस एरिया हमें दिया गया था कि इस एरिया में हमें हमला करना है,
वहाँ पहुँच गए। हमने अपने एरिया की 5 तारीख को रेकी की। वो हमें हुक्म मिला था कि 6 तारीख को सुबह 7 बजे हमें इछुगल नहर के ऊपर हमला करना है, और जो ऑब्जेक्टिव दिया गया था वो थे पन्नू ब्रिज था, वो उसके ऊपर हमें कब्जा करना था। 6 सितंबर 1965 सितंबर की एक गर्म दोपहर में 4 ग्रेनेडियर के जवान डिब्बूपुरा पहुंचे। ये भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे सरहदी गांव में से एक है। यहां इच्छुगिल नहर पाकिस्तान की सरहद थी, जिसे ऊंची घास के बीच से देखा जा सकता था। करीब 600 जवानों की भारतीय बटालियन के सारे जवान एक दूसरे से कुछ मीटर का फासला बनाकर आगे बढ़ रहे थे। वो अपनी अपनी 303 राइफल्स को ऊपर उठाकर नहर के पानी में सीने तक उतर गए। उनकी कोशिश थी कि पानी राइफल की नाल में ना जाए। जल्द ही पाकिस्तानी सेना ने गोलियों की बौछार कर दी। उसने उन्हें देख लिया था। भारतीय सेना आगे ना बढ़ पाए, इसके लिए उन्होंने नहर के दरवाजे खोल दिए, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ आ गई। इस पानी की वजह से फ़ायदा ये हुआ कि दुश्मन का जो आर्टिलरी का सेलिंग हो रहा था, बमबारी कर रहे थे, बहुत हैवी बमबारी हुई थी, तो वो जो गोले गिर रहे थे वो पानी में गिर रहे थे, तो उसका जो है अफेक्ट हमारे ऊपर नहीं, और हमारी कैजुअल्टी नहीं हुई। पानी से तरबतर हमारे जांबाज दुश्मन की भारी गोलाबारी से बिना घबराए लगातार लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। 4 ग्रेनेडियर्स के उन जांबाजों में से एक थे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, जो जल्द ही अपनी और अपनी यूनिट की एक नई शौर्य गाथा लिखने वाले थे। उसी रात उन्हें खबर मिली कि उस मोर्चे पर सिर्फ उनके यूनिट को ही कब्जा करना है और पाकिस्तान की एक आर्मर्ड डिवीजन तेजी से खेमकरण की तरफ बढ़ी आ रही है, जिसका मकसद था हरिके और व्यास पुलों पर कब्जा करके अमृतसर की तरफ जाना। खेमकरण पर जल्दी ही उनका कब्जा हो गया, क्योंकि उनके पास एक इन्फेंट्री और एक आर्मर्ड डिवीजन थी, इसलिए हमारी सेना को पीछे हटना पड़ा। फिर वो खेमकरण से 7-8 किलोमीटर दूर उत्तर में असल उत्तर नाम की एक जगह पर इकट्ठा हुई। वहां कुछ गांव थे, कुछ पेड़ थे, और हमने अपनी एक बटालियन सड़क के उत्तर में और एक बटालियन उस सड़क से जो भीके बिंड से अमृतसर जाती है, उससे निकली एक सड़क तरन तारण और व्यास की तरफ भी जाती है। पाकिस्तानी आर्मर्ड डिवीजन व्यास की तरफ जाना चाहती थी, और इसीलिए उसने भारतीय सेना को पंजाब में उलझा दिया था। इसके बाद बटालियन को आदेश मिला कि वो वापस लौट आए और असल उत्तर के आसपास अपना मोर्चा संभालने पर ध्यान दे, ताकि दुश्मन की फौज खेमकरण अमृतसर रोड पर ना जा सके। 7 दिसंबर 1965 को दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच 4 ग्रेनेडियर्स के वीर जवानों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उनकी वर्दियां नहर के पानी में गीली हो चुकी थीं, फिर भी वो करीब 4 किलोमीटर तक चलकर डिब्बीपुरा पहुंचे और वहां खाने के लिए रुके। इसके बाद ये टुकड़ी पहुंची चीमा गांव। इसी इलाके की उसे हिफाजत करनी थी। 11 बजे हमारा विड्रॉल शुरू हुआ, वो करीबन 3 बजे जो आखिरी कंपनी का आदमी मेरे एरिया से पीछे आ गया। फिर मैं भी अपने हाथों को लेकर के पीछे आ गए विलेज चीमा, उस एरिया में जा कर के, और वहाँ पर हमें रेकी करने के लिए बोला कि अपनी पलटन अब यहाँ पर डिफेंस में रहेगी। उन्हें बड़ी जल्दबाजी में सरहद पर भेजा गया था और कई दिन तक पैदल चलने और ठीक से सो ना पाने के बावजूद 4 ग्रेनेडियर्स के जवान वहां ट्रेंचेस खोदकर पाकिस्तान की टैंक्स और थल सेना के हमलों से निपटने की तैयारी करने में पूरी तरह से जुट गए। 4 ग्रेनेडियर को चीमा और असल उत्तर के बीच के इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। वहां उन्होंने खेमकरण जाने वाली सड़क के दोनों तरफ मोर्चा संभाल लिया। उन्हें बताया गया था कि पाकिस्तानी उसी रास्ते से आएंगे। 8 सितंबर की सुबह हुई और मौसम बड़ा उमस भरा था। कंपनी कमांडर्स बड़े चिंतित थे। हर जवान अपनी ट्रेंच में सतर्क था। हर एक की उंगली ट्रिगर पर थी। अचानक ही उस इलाके की शांति को दुश्मन की टैंक्स की आवाज ने तोड़ दिया। चूंकि भारतीय सेना मैदान में तैयार बैठी थी, इसलिए वो घनी झाड़ियों के पार सड़क पर नहीं देख पा रही थी। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद 4 ग्रेनेडियर्स की चार्ली कंपनी में थे
और वो दुश्मन की टैंक्स उड़ाने को तैयार थे। जब उन्होंने दुश्मन की पहली टैंक देखी, वो उसके अपनी रिकॉइललेस गन की फायरिंग रेंज में आने का इंतजार करने लगे। और जैसे ही टैंक करीब आए, अब्दुल हमीद ने अपनी आरसीएल गन का मुंह खोल दिया और टैंक तबाह हो गए। उसके बाद वो जल्दी से अपनी जीप को दूसरी पोजीशन पर ले गए ताकि दुश्मन को उनका पता न लग जाए। हमले का जो तरीका उनका था, एक टैंक सबसे आगे था और 2 साइड में रहते थे सपोर्टिंग टैंक। जैसे ही पहला टैंक दिखाई दिया, मैं अब्दुल हमीद को इशारा किया इस टैंक के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो अपनी आरसीएल गन से उसने पहला टैंक अपना गोला छोड़ा, उससे वो टैंक बर्बाद हो गया। जब एक पाकिस्तानी टैंक जलने लगी, तब उसके करीब मौजूद 2 और टैंक्स पर तैनात जवान जो उस जलती टैंक के पीछे ही थे, अपनी अपनी टैंक छोड़कर भाग गए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मुसलमानों को दफन किया जाता है और उन्हें डर था कि वो कहीं टैंक्स के अंदर ही जलकर खाक न हो जाएं, इसलिए वो डर गए। सुबह के 11:30 बजे के आसपास दुश्मन की गोलाबारी काफी तेज हो गई थी। तभी 4 ग्रेनेडियर्स को अपनी तरफ बढ़ता एक और आर्मर्ड कॉलम नजर आया। दुश्मन की टैंक्स की बढ़ती रफ्तार देखकर 4 ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर ने एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइंस की मांग की, जो फौरन भेज दी गईं। 9 सितंबर को सुबह 9 बजे आराम कर रहे जवानों की नींद अपने सिर के ऊपर से उड़ते सेबर जेट्स की तेज आवाज से टूट गई। दुश्मन ने हवाई हमला कर दिया था। वो आसमान के रास्ते आया था, पर भारतीय सेना सिर्फ जमीनी हमले के लिए तैयार थी। दुश्मन की टैंक्स नियमित अंतराल पर 3 बार हमला कर चुकी थी और उसका दबाव बढ़ रहा था। पहला हमला उसने सुबह 9:30 बजे किया, दूसरा हमला 11:30 बजे और तीसरा दोपहर के 2:30 बजे। तब तक चार्ली कंपनी के अब्दुल हमीद दुश्मन की 2 टैंक्स उड़ा चुके थे और कई टैंक्स पिछली रात बिछाई गई बारूदी सुरंगों का शिकार बन गई थी और वो किसी काम की नहीं रह गई थी। दुश्मन के हमले को एक बार फिर नाकाम कर दिया गया था, मगर भारतीय सेना को पता था कि पाकिस्तानी सेना की पैटर्न टैंक्स की पूरी डिवीजन उसकी तरफ आ रही है। 10 सितंबर 1965 की सुबह 8:30 बजे फिर से दुश्मन की टैंक्स की आवाज सुनाई दी और पैटर्न टैंक्स के साये में पाकिस्तानी आर्मर की रेजिमेंट ने 4 ग्रेनेडियर्स के मोर्चों पर हमला कर दिया। 3 अमेरिकी पैटर्न टैंक्स आगे बढ़ रही थीं और एक टैंक उन्हें लीड कर रही थी। अब्दुल हमीद ने पहली टैंक पर हमला कर दिया। वो उनकी पोजीशन से सिर्फ 180 मीटर दूर थी। उसकी हालत देख उसके पीछे चल रही 2 टैंक्स पर सवार जवान भी वैसे ही भाग निकले जैसे एक दिन पहले भागे थे। इसके बाद पाकिस्तानियों ने 4 ग्रेनेडियर्स की लोकेशन का पता लगाने के लिए भारी गोलाबारी शुरू कर दी और सुबह 9 बजे तक दुश्मन की टैंक्स 4 ग्रेनेडियर्स की फॉरवर्ड कंपनी लोकेशन की तरफ बढ़ गई। अब्दुल हमीद जानते थे कि अगर उन टैंक्स को फौरन नहीं रोका गया तो खेल खत्म हो जाएगा। इस दौरान हमीद ने देखा कि कुछ पैटर्न टैंक्स उनकी बटालियन के मोर्चे की तरफ बढ़ रही हैं। टैंक के ऊपर हम फायर करते हैं, आरसीएल गन होती है हमारी, तो आरसीएल गन का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि एक गोला अगर हम फायर करते हैं तो उसकी पोजीशन दुश्मन को पता लग जाती है। बैक ब्लास्ट जो होता है उससे धुआं इतना ज़्यादा निकलता है कि उससे पता लग जाता है कि उस जगह से ये गोला आया है। अब्दुल हमीद को इतना कॉन्फिडेंस हो गया था, हिम्मत हो गई थी उसको, कि उसने तीसरा टैंक 2 टैंक तोड़े, उसी पोजीशन से तोड़े। तीसरा टैंक भी फिर पोजीशन नहीं बदली की, बगैर पोजीशन बदली के उसने फिर तीसरे टैंक के ऊपर निशाना साधा। तीसरे टैंक के ऊपर उसने अपना निशाना साधा और दुश्मन के टैंक ने पहले ही इसकी जगह को देख लिया, पता लग गया था उनको, तो उसने इसके टैंक का निशाना किया और दोनों का गोला एक साथ चला। असल उत्तर की लड़ाई में अब्दुल हमीद की दिलेरी और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत वो लड़ाई आज एक मिथक बन चुकी है। उन्होंने न सिर्फ अमेरिका से मिली M48 पैटर्न टैंक्स के नाम पर पानी फेर दिया था, बल्कि उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र भी दिया गया। और हालांकि उनके बारे में लिखा गया है
कि उन्होंने 4 पाकिस्तानी टैंक्स उड़ा दी थी। असल में वो संख्या 7 टैंक्स थी। अब्दुल हमीद ने 7 टैंक्स उड़ाए थे, लेकिन क्योंकि वो प्रशासित पत्र दूसरे ही दिन का था, इसलिए उसमें सिर्फ 4 टैंक्स की ही बात लिखी है और इसी वजह से सेना के सभी रिकॉर्ड्स में वो संख्या 4 है। अब्दुल हमीद के शहीद होने के बाद भी बाकी बचे जवानों ने मोर्चा संभाले रखा। दुश्मन की गोलाबारी थमने का नाम नहीं ले रही थी और जल्द ही उनकी एक और टोली वहां आ पहुंची। तब 4 ग्रेनेडियर्स के 4 जांबाजों ने मोर्चा संभाला। 3 आदमी को मैंने छांट करके लगाए थे। उसका नाम था शफीक, नौशाद और सुलेमान। तो वो कहते कि 3 RCL जीप आ रही हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आने दो। जैसे ही वो RCL जीप इस मोर्चे के पास आई, आते ही इन्होंने उन जीप के ऊपर फायर कर दिया। फायर करने से आगे की 2 जीप के तो आदमी मारे गए, तीसरी जीप जो है वापस छोड़ करके भाग गई। तकरीबन 1:30 बजे मेरे जवानों ने कहा कि आगे से 2 जीप आ रही हैं। तो मैंने इनको पहले से वार्न कर दिया था कि अब की बार आप बिल्कुल भी फायर नहीं करेंगे। और जैसे ही वो जीप आई तो इनमें से एक आदमी अपनी टेंट के अंदर खड़ा हो गया। ये GOC फर्स्ट आर्मर डिवीजन पाकिस्तान का और उसका CRT कमांडर तोपखाना, वो दोनों आगे आए देखने के लिए कि क्या हो रहा है। ये उतर के आया दाहिने तरफ। इसने सोचा कि ये हिंदुस्तान का सिपाही है, कोई रास्ता भूल करके यहाँ भटक गए होंगे। तो उसने रोक करके उसको इशारे से कहा, ए जवान इधर आओ। जैसे इसने कहा ए जवान इधर आओ, बाकी 2 जवान थे वो भी ऊपर खड़े हो गए। तो ये घबरा गया कि ये 3 है। कहता है इधर आओ नहीं तो हम गोली मारता है। मैंने जवानों को कह रखा था कि बिल्कुल ही फायर नहीं करना है। वो मेरी तरफ देखते हैं। तो मैंने फिर एक ही ऑर्डर दिया कि रैपिड फायर। इसका फायर होते ही जो आदमी पूछ रहा था कि ये जवान इधर आओ, उसके बस छाती में बस लगा और वो सड़क के दूसरी तरफ जाकर गिर गया। 2 जीप थी, पीछे GOC वो रोवर ग्रुप था, कम्युनिकेशन रखता है GOC का। पीछे वाली जीप टर्न की निकल गई। उसके 2 आदमी तो मारे गए, बाकी ड्राइवर बचा करके ले गया। और आगे वाली जीप जो थी, जिसके बाद में पता लगा कि ये कमांडर आर्टिलरी ब्रिगेड चला रहा था, उसने टर्न किया। टर्न करते जैसे आगे रख तो उसके बस यहाँ लगा और वो स्टीयरिंग व्हील में गिर गया। 10 सितंबर को दोपहर के करीब 3 बजे 4 ग्रेनेडियर्स के जवानों ने देखा कि दुश्मन की 8 टैंक्स उनकी तरफ बढ़ रही हैं और उनके ऊपर करीब 20 लोग सवार हैं। लेफ्टिनेंट जानू को लगा कि वो हमला करने आ रही है, इसलिए उन्होंने अपने सहायक से सपोर्टिंग फायर करने को कहा, क्योंकि उनकी कंपनी के पास गोलियां नहीं बची थी। मेरे मोर्चे वाले इसी जवान ने कहा कि साहब टैंक आ रहे हैं। तो मैंने सोचा टैंक आ रहे हैं, अब कहाँ से अब टैंक आ रहे हैं। तो आवाज़ सुनी, देखा तो वो टैंक आने शुरू हुए। हर एक टैंक के ऊपर इन्फेंट्री के 20-20, 25-25 जवान थे। वो टैंक आने शुरू हो गए। आकर के पहला टैंक जहाँ पर उनका टैंक डिस्ट्रॉय किया था, उसके पास आकर खड़ा हो गया। फिर उसके पीछे टैंक आते गए। तो मेरे कंपनी एरिया के अंदर मैंने काउंट किए कि 8 टैंक खड़े हो गए। पीछे और भी होंगे सर, 8 हो गए। और हर टैंक के ऊपर 20-25 पाकिस्तानी थे। फिर वो अचानक टैंकों से नीचे उतरने लग गए। उतर कर चिल्लाने लग गए, जनरल साहब हम आपको लेना है, जनरल साहब हम आपको लेना है। पाकिस्तानी असल में अपने मर चुके कमांडर की लाश लेने आए थे, लेकिन भारतीय सेना की गोलाबारी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए और जल्द ही अपने GOC और कमांडर आर्टिलरी की लाश वहीं छोड़कर भाग गए। इसके बाद पाकिस्तानी GOC के रोवर से एक संदेश आया जिसमें कहा गया था, बड़े इमाम मारे गए। 1965 की जंग में पाकिस्तानी सेना का मुख्य हथियार थी
अमेरिका में बनी ये M48 पैटर्न टैंक्स और उस वक्त उसके कमांडर थे पाकिस्तान के मेजर जनरल नसीर अहमद खान, जिन्हें हमारे ग्रेनेडियर्स के जवानों ने मार डाला था। जब वो सरहद पर ये देखने आए थे कि उन्हें अपनी जिस टैंक फोर्स पर इतना गुमान था उसका अचानक असल उत्तर में वो हश्र क्यों हुआ। उस लड़ाई के फौरन बाद ही युद्धबंदी घोषित की गई। जनरल नासिर अहमद खान की बेवा 4 ग्रेनेडियर्स के पास उनके अवशेष लेने आई। वहां मौजूद लेफ्टिनेंट जानू ने उनसे माफी मांगी और कहा वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके अवशेष उस वक्त भारतीय सरहद के काफी अंदर भेज दिए गए हैं और अभी भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए भारत और उसके सैनिक तो हमदर्दी दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानियों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। उस लड़ाई की सबसे यादगार ट्रॉफी थी बड़ी संख्या में जब्त पाकिस्तानी टैंक्स, जिन्हें पाकिस्तानी आर्मर्ड डिवीजन छोड़कर भाग गई थी। असल उत्तर की उस लड़ाई के बाद वहां पैटर्न नगर बनाया गया, जिसे पैटर्न टैंक्स का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जहां करीब 103 टैंक्स को या तो नष्ट कर दिया गया था या उन्हें कब्जे में ले लिया गया था। पाकिस्तान ने कहा हम बड़ी शिद्दत से ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये M47 अब पुरानी हो गई है, इसकी रिप्लेसमेंट भेजिए। लेकिन हकीकत में उन्होंने ट्रेनिंग ही नहीं की थी, क्योंकि जब हमने उन टैंक्स को कब्जे में लिया था तब हमने यहाँ 135 टैंक्स खड़े किए थे, हर तरफ बस वही दिख रहे थे। और जब हमने उनके स्पीडोमीटर पर देखा कि वो तो सिर्फ 40-50 किलोमीटर ही चले थे और उन टैंक्स का स्पीडोमीटर भी बिल्कुल नया था और वो सिर्फ 50 किलोमीटर चले थे, मतलब बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं की थी। पाकिस्तानी टैंक्स के हमलों को हमारे 4 ग्रेनेडियर्स के जाबाज सिपाहियों ने नाकाम कर दिया था और उन्होंने जिस तरह से असल उत्तर की हिफाजत की थी उससे उस जंग का रुख ही बदल गया। हताश पाकिस्तानी आर्मर ने अपनी दिशा बदली और इस बार उसके सामने खड़े थे भारतीय आर्मर्ड यूनिट्स और जगह थी फिलोरा, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टैंक्स का सबसे भीषण मुकाबला हुआ। इन लड़ाइयों में भी भारतीय जवानों की जांबाजी और दिलेरी ने कई नई कहानियां लिखी। पाकिस्तानियों को अपनी कामयाबी का पूरा यकीन था, क्योंकि उन्होंने भारतीय सेना पर अचानक हमला किया। वो जानते थे उनके पास ज्यादा टैंक्स है, ज्यादा इन्फेंट्री है, इसलिए वो ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। लेकिन जंग के मैदान में ओवर कॉन्फिडेंस काम नहीं आता, राइट? कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, अपने दुश्मन का सम्मान करो, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। सेना के इतिहास में ऐसा बहुत ही कम हुआ है जब किसी इन्फेंट्री डिवीजन को जल्दबाजी में जंग के मैदान में भेज दिया जाए और उसकी संख्या भी निर्धारित संख्या से कम हो, क्योंकि वो कहीं और थे। पर इसके बावजूद उसने पाकिस्तान की आर्मर्ड डिवीजन के हमलों को नाकाम कर दिया था, जबकि वो आकार में कम से कम 10 गुना उससे बड़ी थी और उसके पास कई गुना ज्यादा गोला बारूद भी था। ये नायाब कामयाबी जो 4 ग्रेनेडियर्स ने असल उत्तर की लड़ाई में हासिल की, वो भी इतने मुश्किल हालात में, उससे ना सिर्फ उसे एक परमवीर चक्र मिला बल्कि साथ साथ असल उत्तर का बैटल ऑनर भी मिला। उसने पाकिस्तान के सबसे घातक हथियार उसकी M48 पैटर्न टैंक्स को मुंह तोड़ जवाब दिया था।